हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वह एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। और जो हमारे आज का टॉपिक है वह है 2019 जून सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। और ये आपका MPSE 7 है। इसको हम बोलते हैं भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। तो देखिए, ये वाली जो वीडियो थी मैंने कल बना दिए थे आधे क्वेश्चन मैं आज वाली वीडियो में कवर कराऊंगी 2019 के जून का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और देखिए, अगर आपको इसके बाद कौन सी वीडियो पहले चाहिए, जैसे कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका कोड लिख के बताइए कि आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए। जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर जो मैड का है, मैड 8 का, तो आप मुझे बताइए अगर मैं उसकी वीडियो आपके लिए पहले प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि मैं सोचूं इसके बाद आपके लिए MGPE 7 जो है उसके जो गांधी पश्चात अहिंसात्मक आंदोलन है उसकी वीडियो अब मैं बनाने को लिए सोच रही हूँ। तो अगर आपको मैड की पहले वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, तो पहले मैं उसकी बना दूँगी फिर। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, पिछड़े वर्ग में राज्य नीति के प्रभाव का उदाहरणों के साथ मूल्यांकन कीजिए। आपको इसमें बताना जो पिछड़े वर्ग होते हैं उसके राज्य नीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर, उसका उदाहरण आपको इसमें बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर क्या बता रहे हैं इसका। देखिए, बोल रहे हैं इसमें कि हम है ना जो पिछड़े वर्ग होते हैं भारत में उसका अध्ययन हम 2 वर्ग में बांट के कर सकते हैं। जैसे कि पहला है उत्तर भारत पिछड़े वर्ग और दूसरा है दक्षिण भारत पिछड़े वर्ग। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो पिछड़ा वर्ग है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो इसमें बता रहे हैं। आगे देखिए इसमें हम बता रहे हैं कि उत्तर भारत से पहले जो दक्षिण भारत है वहाँ के पिछड़े वर्ग में सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सचेत थे, अपने अधिकारों को लेके वो सचेत थे, जागरूक थे, जिसके कारण वहाँ का सुधार है जो पहले हुआ। और देखिए बता रहे हैं कि जो दक्षिण भारत के पिछड़े वर्ग हैं वो उत्तर भारत के मुकाबले पहले ही एकजुट हो गए। जैसे कि जो दक्षिण भारत के पिछड़े वर्ग वो पहले एकजुट हो गए थे और उन्होंने अपने मतलब कि नौकरी के आरक्षण के लिए आंदोलन के लिए किए या फिर आरक्षण प्राप्त कर लिया। और उन्होंने उनके द्वारा सामाजिक आंदोलन भी किए गए। जैसे कि बस इतना ही बता रहे हैं इसमें कि जो दक्षिणी भारत के जो पिछड़े वर्ग आंदोलन है उन्होंने सब चीज़ पहले कर ली। उन्होंने आरक्षण पहले प्राप्त किया, उन्होंने एकजुटता पहले हो गई, उनको नौकरियां पहले प्राप्त हो गई और उन्होंने आंदोलन भी किए थे पहले, इसलिए। आगे देखिए अब इसमें आगे बता रहे हैं कि जो दक्षिण भारत के पिछड़े वर्ग थे वह ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उन्होंने आंदोलन किए उसके विरुद्ध में और उनकी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था होती है उसके खिलाफ सवाल उठाए, क्योंकि वो इस व्यवस्था को सही नहीं मानते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने दलित लोगों को आगे लाने का प्रयत्न किया। अब देखिए उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। बोले जो उत्तर भारत में जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हों को सुधार का कार्य एक संगठन था जिसका नाम था आर्य समाज नामक एक संगठन था, जिसने उत्तर भारत के जो पिछड़े लोग हैं उन्हों के लिए आंदोलन किए थे। आगे देखिए, और देखिए जो आर्य समाज नामक जो संगठन था उसने बताया कि मनुष्य का जो स्थान निर्धारित होता है वो उसके जन्म से नहीं होता अपितु कर्म से होता है। कि जो मनुष्य हैं उसको हम किस श्रेणी में रखें ये उसके कर्म से निर्धारित होता है, ना कि जन्म से कि वो किस कास्ट में है तो वो उस कास्ट में रहेगा या फिर उसको उससे निर्धारित किया जाए, वो इसकी आलोचना करते थे। आगे देखिए वो बता रहे हैं कि जो दक्षिण भारत है वहाँ के जो पिछड़े वर्ग हैं वो पहले ही सक्रिय हो गए थे, मतलब कि पहले जागरूक पहले सक्रिय हो गए थे। और जो उत्तर भारत के पिछड़े वर्ग हैं वो थोड़ी देर से शुरू हुए थे। अब देखिए बता रहे हैं कि इसका कारण है कि जो क्रिस्टोफर हैं जेनिफर ने अपने पुस्तक इंडियाज़ साइलेंट सॉल्यूशन द राइट्स ऑफ द लो कस्टर्स इन नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स में बताए गए हैं। एक जो जेनिफर हैं जेफरेल हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने बताया है जो मतलब कि उत्तर के जो वो थे उत्तर भारत के लोग उन्हों के बारे में इसमें बताया है इस पुस्तक में कि निर्जातियों और संस्कृतिकरण के कारण ही उत्तरीय भारत में देरी से शुरू हुआ था सब चीज़, संस्कृतिकरण के कारण। आगे देखिए क्या बता रहे हैं
देखिए बता रहे हैं कि जो दक्षिण भारत है उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण 60 के दशक में ही मिल गया था, जिसके कारण उनमें सुधार पहले हुआ। और पूरे जो उत्तर भारत है उसके जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण 70 के दशक में मिला, जिसके कारण इन्हें सरकारी योजनाएं का लाभ देर से प्राप्त हो। देखिए जो दक्षिणी भारत है उनको 60 के दशक में मिला और उत्तरी भारत को 70 के दशक में, जिसके कारण ये जो उत्तरी 70 के दशक में उत्तरी भारत के जो पिछड़े वर्ग हैं इनको हर चीज़ लेट प्राप्त हुई, जो सरकारी योजनाएं होती है वो लेट प्राप्त हुई। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं, जो पश्चिमी भारत है उसमें जो पिछड़े वर्गों को एकजुट लाने का कार्य किसने किया, ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए अब इसमें आगे बता रहे हैं जो ज्योतिबा फुले थी उन्होंने 1973 में सत्यशोधक समाज का संगठन किया था मुंबई में। एक नाम था सत्यशोधक समाज, इसका एक गठन किया मुंबई में। और जो ये सत्यशोधक समाज था इसका उद्देश्य क्या था, जो बिछड़े लोग होते हैं, बिछड़े जो दलित लोग होते हैं उनको एक मंच पे लाना, मतलब एकजुट करना, इकट्ठा करना। और जो सत्यशोधक समाज है उसने दलितों को एकजुट करने में सफल भी रहा। आगे देखिए ज्योतिबा फुले ने कहा कि जो उच्च जातियाँ हैं वो बाहर से आई हैं और जो यहाँ जिसको हम आर्य कहते हैं, आर्य कहा जाते हैं, और पूरे जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं वो अछूत और दलित और बिछड़े ही हैं। और ये बोलते हैं कि फुले के अनुसार जो उच्च जातियाँ होती हैं उसने निम्न जाति वाले लोगों को अपने अधीन कर लिया है, उनके अधिकारों पे अपना अधिकार कायम कर लिया है, मतलब कि वो जैसे बोलेंगे वैसे वो निम्न जाति वाले लोग करेंगे। तो ये बोलते हैं कि उच्च जाति बाहर से आई हैं, तो ये मतलब उनके विरोध में है, उनकी आलोचना करती हैं। आगे देखिए, और देखिए इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सुधार है वो दक्षिण में हुआ, फिर पश्चिम में हुआ, फिर उत्तर में हुआ। अब हम पढ़ेंगे सरकारी नीतियों का प्रभाव। अब हम देखेंगे सरकारी नीतियों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है दलितों के ऊपर। तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, बोरे जो 3 दशकों के जीवन के हर भाग में बिछड़े जो जातियाँ हैं उसका विकास हुआ। 3 दशक से जो जीवन है बिछड़े जातियों का उसके हर भाग में विकास हो रहे हैं। आगे देखिए बता रहे हैं आज के टाइम पे अखिल भारतीय स्तर पर जो बिछड़ी जाति हैं वो एक शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में एकजुटता उसमें रूप से प्रकट हुई है। मतलब कि ये बता रहा है कि अखिल भारतीय जो समाज है उसके द्वारा क्या है कि जो बिछड़ी जातियाँ हैं उसमें शक्तिशाली समाज में शक्तिशाली रूप उनका आया है, आर्थिक और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी एकजुटता आई है उसमें। और बता रहे हैं राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उन्होंने बुलंदी सरकारी नीतियों के फलस्वरूप ही आवर्तित हुई है। मतलब कि वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुलंदियाँ उसने कैसे पाई है, सरकारी जो नीतियाँ होती हैं उसके कारण। जो सरकार नीतियाँ बनाती है बिछड़े वर्ग के लिए, दलित लोगों के लिए, तो वो इसमें बताए जा रहे हैं। आगे देखिए अब ये जो योजना बता रहे हैं, नीतियाँ बता रहे हैं कि कुछ चर्चा करें जो नीतियाँ और योजनाएं, जैसे कि बोल रहे हैं जो बिछड़े के उदय में काफ़ी सहायक रही हैं कुछ नीतियाँ, वो बता रहे जिसकी जमींदारों प्रथा तथा उन्मूलन, जो जमींदार प्रथा थी उसको हटाना, भू संपत्तियों के आकार का सीमा निर्धारण करना, जो भू संपत्ति है उसको निर्धारित करना, उसको सीमित करना, भू संपत्तियों का सममेखन और देश के चुनिंदा भागों में हरित क्रांति तथा निम्न बिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजना। ये बता रहे हैं कि जो हरित क्रांति थी, निम्न वर्गों के लिए जो बनाई गई कल्याणकारी योजना थी, जिसके कारण उनको काफ़ी सहायता मिली। आगे देखिए बता रहे हैं कि भूमि सुधार के कारण क्या हुआ, जो बिछड़े वर्ग होते हैं वो भूमि के मालिक बन पाए, क्योंकि पहले वो जैसे कि वहाँ पे मजदूरी करते थे, वो गुलाम रहते थे ज़मींदारों के, अब वे वहाँ के मालिक बन पाए। और ये बोल रहे कि हरित क्रांति आने से क्या हुआ कि बिछड़े वर्ग के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और हरित क्रांति के ही कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाई। जो बिछड़ा वर्ग होता है उनकी स्थिति मजबूत हो पाई हरित क्रांति के कारण। आगे देखिए, ये बोल रहे अन्य बिछड़े वर्गों के बीच में क्या हुआ, एक नया मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने बिछड़े जाति और राजनीतिक, आर्थिक बदलाव हुआ। कि इससे क्या हुआ कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव हुआ, क्योंकि एक नया मध्य वर्ग सामने आया। ये बोल रहे हैं कि जो सरकारी नीतियाँ थी इससे
हर जो राज्य होते हैं वहाँ पे समान प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में या दक्षिण में अच्छा प्रभाव पड़ा, पिछड़े वर्ग मजबूत हुए, तो हर राज्य में ऐसा सेम प्रभाव नहीं पड़ा, पर हाँ कि थोड़ा बहुत उन पे प्रभाव ज़रूर पड़ा, मतलब कि थोड़ा बहुत उनको बढ़ावा मिला। ये नहीं कि सभी में एक जगह पिछड़े वर्गों के लिए सेम हो गया, सब कुछ आसान हो गया, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं कहीं कम हुआ प्रभाव, पर हाँ ये है कि सबको बढ़ावा मिला ये जो नई नई नीतियाँ बनाई गई थी उसके कारण। देखिए बता रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर भी हरित क्रांति का प्रभाव अधिक रहा था। जो ग्रामीण स्तर होते हैं गांव जैसे, उन पे भी इसका प्रभाव पड़ा। और बोल रहे जो बिछड़ा वर्ग हैं वो कृषिक जो जाति हैं उसमें मुख्य रूप से आते हैं। जो कृषिक जातियाँ होते हैं उसमें बिछड़ा वर्ग कृषिक में ज़्यादा आते हैं। और बोल रहे संख्या में अधिक होने के कारण देहात में राजनीतिक दृष्टिकोण से संप्रभुत्व कहीं जा सकती हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। और ये बोले जिसकी सामुदायिक विकास योजना होगी, ग्रामीण विकास योजना, हरित क्रांति, पंचायत राज, व्यावसायिक मताधिकार का अधिक लाभ उठाया गया। मतलब ये सब नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं जिसका इन्होंने लाभ उठाया। और इसी प्रकार से उन्होंने आर्थिक जीवन में सुधार आया और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। फिर क्या बता रहे कि उनका राजनीतिक संगठन का निर्माण भी हुआ और राजनीतिक फायदे भी प्राप्त होने लगे। और बोरे इसमें से कुछ प्रमुख वो बता रहे हैं कि कौन कौन से वो होते हैं वर्ग। ये बता रहे हैं जैसे कि बिहार में कुर्मी तथा यादव, उत्तर प्रदेश में आहिर, जाट और गुजर, ये जातियाँ इसमें शामिल है, जिसमें कि आर्थिक सामाजिक जो एकता है वो बढ़ी इसमें और आंदोलन हुए। और क्या होता है कि जो सरकार है उस पर दबाव पड़ा। और इसी प्रकार से क्या हुआ कि सरकारी योजना का लाभ उठाया, अपनी स्थिति में सुधार कर लिया उन्होंने। बोरे अब उनके पास सभी प्रकार की योग्यताएं भी आ गई और बोरे उनको सरकारी नौकरी, शिक्षा में भी आरक्षण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जातीय आंदोलन का अध्ययन करने में विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं। इसमें बताना कि जातियों को जब अध्ययन करते हैं तो उसके विभिन्न दृष्टिकोण। देखिए अब इसमें अर्थ क्या बता रहे हैं कि जातीय और निर्जातीय का मतलब क्या होता है। ये बोल रहे संस्कृति, प्रजातियाँ, भाषा, धर्म, रीति रिवाज को मानकर वह समुदाय की पहचान करना जो आपस में मिलकर रहते हैं तथा एक दूसरे की समस्याओं को निर्जातीय समूह के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये बोल रहे जो जातियाँ होती हैं या फिर जो निर्जातियाँ होती हैं उनकी एक संस्कृति होती है, एक भाषा, एक धर्म, एक रीति रिवाज होता है और ये एक समुदाय में ही रहना पसंद करते हैं और उसकी पहचान ये चाहते हैं कि हमारे समुदाय की एक अलग से पहचान हो। और बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोल रहे इसी प्रकार से जो निर्जातियाँ होती हैं उसमें एकजुटता का गुण होता है, उसी के आधार पर वो एक दूसरे के साथ और एकजुटता रहते हैं, परंतु बहुत से विद्यमान जिनों के अंदर मतभेद है इस चीज़ को लेके। बोल रहे हैं जो विद्यमान है उनका मानना है कि जो देखिए जातियों में क्या होता है कि उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, अर्थव्यवस्था और सामान्य गुण होते हैं जिसके कारण वह एकजुट रहते हैं। उनकी सारी चीज़ें सेम होती है, संस्कृति सेम होती है जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। आगे देखिए ये बोल रहे अगर भाषा के आधार पर एकजुटता होती है तो उसको भाषाई एकजुटता कहा जाता है। जातियों के आधार पर होती है तो उसे एकजुटता होगी तो उसे दलित एकजुटता या फिर बिछड़े एकजुटता कहा जाता है। ये बोल रहे कि भाषा के आधार पर अगर कोई एकजुट रहता है तो उसको भाषीय और जाति के आधार पर रहता है तो उसको दलित या फिर बिछड़े एकजुटता कहा जाता है। और बोल रहे अगर धर्म के आधार पर एकजुट रहते हैं तो उसको सांप्रदायिकता एकजुटता कहा जाता है। बोल रहे इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जातीय निर्जातीय होते हैं वो सभी सहज गुणों को मिलाया जाता है, उसके अंदर सभी जो उनके गुण होते हैं उसको मिलाया जाता है ताकि स्पष्टता आ सके। बोले लेकिन अमेरिका और जो पश्चिमी देशों के विद्यमान हैं उनका सोचना है कि उनके अनुसार एक समान गुण धर्म के आधार पर निर्जातीय एकजुट हो सकते हैं। बोले एक समान गुण हो धर्म उनके आधार पर वो एकजुट हो सकते हैं। और बोले लोग निर्जातीय एकजुटता और सांप्रदायिकता को ही समान मांगते हैं। बोले जो एकजुटता होती है निर्जातीय और जो सांप्रदायिकता होती है एकजुटता उनको ये समान मानते हैं। आगे देखिए पॉल आर ब्रक सांप्रदायिकता के अनुसार क्या बता रहे हैं। बोलते पॉल ये एक दूसरे को क्या करते हैं निर्जातीय एकजुटता को एक दूसरे की जगह देखिए संप्रदाय और निर्जातीय एकजुटता को एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते हैं, प्रयोग में कर लेते हैं। बोलते हैं सांप्रदायिकता और जो निर्जातीय एकजुटता वो दोनों सेम ही हैं। आगे देखिए परंतु बोले जो दीपककार है गुप्ता
वो निर्जातीय एकजुटता और सांप्रदायिकता में भेद करते हैं। मतलब कि कुछ तो अमेरिका के विद्वान जो हैं वो एक ही समझते हैं और जो दीपककार हैं वो अलग अलग समझते हैं। आगे देखिए, बोरे जो एकजुटता होती है सरकार दो या दो से अधिक सांप्रदायिकों के बीच स्थित रहती है। बोरे ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो सरकार है वो एक के साथ भेदभाव कर रही है तथा एक को अधिक प्राथमिकता दे रही है, ये बता रहे हैं इसमें। आगे देखिए, बोरे ये आरोप सरकार रोजगार तथा अधिक अधिकारों देने से संबंधित है। ज़्यादा अधिकार देती है और कुछ को ज़्यादा ही रोजगार देती है, मतलब कि प्राथमिकता देती है, भेदभाव करती है सरकार, उसके बारे में बता रहे हैं। बोरे जो दीपक के अनुसार, दीपाकर जो गुप्ता है उनके अनुसार बोरे निर्जातीय एकजुटता को राष्ट्रीय के लिए खतरा भी माना जाता है। बोरे इसको संगठन को राष्ट्रीय शक की नज़र से देखता है। बोरे निर्जातीय एकजुटता उस समय के साथ साथ सांप्रदायिक हो जाती है। आप सभी को पता है जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिकता होती है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, ये सब राष्ट्रीय के लिए खतरे के रूप में है, इसलिए ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। और बोरे इसमें क्या होता है कि जो निर्जातीय समुदाय होता है वो एक समुदाय दूसरे से अलग होता है और अलग होने का दावा भी करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बोलते हैं कि हमारी अलग धर्म, संस्कृति, भाषा सब है, तो ये अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से, ये बातें इसमें बता रहे हैं। आगे देखिए, और बता रहे वो इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी पहचान को बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो हैं वो वास्तविक में हमारी पहचान सही से बनी रहे, हमारे ऊपर कोई खतरा ना है, इसलिए। बोरे कि जो निर्जातीय आंदोलन होते हैं या फिर क्रांतियाँ होती हैं, ये अपनी संस्कृति को पहचान देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय के खिलाफ होता है। मतलब कि ये जो आंदोलन करते हैं और ये सब करते हैं, ये राष्ट्रीय के खिलाफ इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी संस्कृति को, पहचान को बनाना चाहते हैं और तथा दूसरे की संस्कृति पहचान को दबाते हैं और ये अलग थलग रहना चाहते हैं, अपना अलग से राज्य की मांग कर लेते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए राष्ट्रीय के खिलाफ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट अध्ययनार्थ दृष्टिकोण। बोरे इसका जो दृष्टिकोण का अध्ययन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो दृष्टिकोण होते हैं, एक तो प्राचीन काल होता है और एक कारणवादी होता है। ये दो तरीके से हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन दृष्टिकोण। बोरे प्राचीन दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जो निर्जातीय समुदाय का निर्माण प्रदान किया गया, मतलब कि उनको एक समुदाय प्रदान किया गया है। और बोरे की वह कहते हैं कि जो निर्जातीय समुदाय के पास उनकी कोई अलग से विशेषता होती है, उनके पास विशेषता होती हैं कुछ, और बोरे की विशेषताओं को निर्जातीय समुदाय को उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। जो उनकी विशेषताएं हैं वो उत्तराधिकार से उनको प्राप्त होती हैं। बोरे कुछ उदाहरण हैं जैसे कि सांस्कृतिक, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, इस प्रकार के जो अन्य समूह के पास उत्तराधिकार के कुछ गुण होते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो समूह होते हैं और जो उनकी पहचान होती है वो भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है हर एक समुदाय की। और बोरे इसलिए वो एकजुट होकर रहते हैं ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सकें, अपने पहचान की रक्षा कर सकें, इसलिए वो एक साथ समूह में रहते हैं। और बोरे प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार जो भिन्न भिन्न निर्जातीय समुदाय होते हैं उनके बीच में संघर्ष होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनकी संस्कृति, पहचान, भाषा सब अलग अलग होती है। तो विभिन्न समुदाय होते हैं उनके बीच संघर्ष भी होने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा होती है ना, ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। आगे देखिए, बोरे इस विचारधारा के ठीक विपरीत जो कारणवादी दृष्टिकोण होते हैं वो मानते हैं कि निर्जातीय जो समुदाय होता है वो समुदाय के अगुवाई या अगुवाओं से संबंधित स्थापित करने वाले अभिजात समूह के ही कारण होता है। बोले कि जो समुदाय होता है ये अगुवाई करता है, मतलब कि अपना अगुवाई करता है समुदाय की और उसकी स्थापना करता है, ये उससे संबंधित होता है। आगे देखिए, और बोले इसके अनुसार क्या होता है कि उनकी जो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज या फिर आर्थिक कारक जो होते हैं, बोले कि उसमें क्या होता है वो अपनी इच्छा अनुसार उसके मतभेद होता है, उनकी इच्छा अनुसार उसमें मतभेद करते हैं और जिसके कारण वो सामुदायिक अभिजात समूह की इच्छा के अनुसार होता है। और बोले इसलिए वह ताकि निर्जातियाँ जो होते हैं उनको उठाया जा सके, उनकी भावनाओं को उकसाया जा सके, ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि निर्जातियों में इनकी इच्छाओं के अनुसार ये जाति, भाषा, लिंग भेद ये सब रखते हैं ताकि ये उकसा सकें लोगों को और क्या कहते हैं भड़का सकें, और ताकि अपनी इनों को बोल सके कि अपनी पहचान की रखनी है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है और ताकि आंदोलन की शुरुआत हो सके। इसमें बस यही बताया जा रहा है कि इसमें ये सब चीज़ें जानबूझ के की जाती है ताकि आंदोलन कर सकें, अपने हक के लिए लड़ें और इनों को और ज़्यादा फ़ायदा मिले, मतलब ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। और बोले ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इस उनों में चेतना फैले, जब तक कि लोग चेतना, उनों में जागरूकता, चेतना नहीं होगी तब तक वो आंदोलन नहीं करेंगे, है ना। बोले जातीय समुदाय को एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। बोले कि जो कारणवादी दृष्टिकोण वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि निर्जातीय आंदोलन जन्म से ही वास्तविक और काल्पनिक दोनों कारकों में उत्तरदायी मानते हैं
कि जो निर्जातीय समुदाय का निर्माण है काल्पनिक लक्ष्यों के आधार पर होता है। जो कारणवादी दृष्टिकोण वाले लोग हैं बोलते विचार है कि इनों का जो समुदाय का निर्माण है काल्पनिक लक्षणों के आधार पर हुए हैं। बोल रहे इसलिए ये इन्हें निर्माण समुदाय या निर्मित समुदाय कहा जाता है। बोले इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राचीन कालीन दृष्टिकोण यह नहीं बताता कि क्यों और कैसे निर्जातीय समूह को कार्य एकजुट हो जाता है। बोले कि प्राचीन वाला जो दृष्टिकोण है वो ये नहीं बताता क्यों और कैसे ये एकजुट हो जाते हैं और एक समुदाय बना लेते हैं, है ना। पर जो कारणवादी दृष्टिकोण है वो बताते हैं कि ये इसलिए होते ताकि अपने आंदोलन कर सके, चेतना को फैला सके, है ना, और लाभ प्राप्त कर सके, वो सब चीज़ बताता है। और कारणवादी दृष्टिकोण ये भी बताता है कि किस तरीके से कल्पना के आधारित होते हैं और तब इनों का समुदाय बनते हैं। इसलिए अपनी जाति, धर्म, लिंग इन सब चीज़ को अलग से रखते हैं, अपनी पहचान को अलग रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या होती है, भारत में किस प्रकार यह कार्य करते हैं। तो आपको इसमें बताना सांप्रदायिकता क्या होती है। बोले जो सांप्रदायिकता होती है दृश्य अवधारणा की एक घृण संकीर्णीय मानसिकता को दर्शाने वाली अवधारणा है। बोले कि स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने अपने सांप्रदायिकता के अकॉर्डिंग एक संगठन बनाया और अलग राज्य की मांग की। उन्होंने अपने सांप्रदायिकता के अकॉर्डिंग एक अलग राज्य की मांग की थी। देखिए आगे ये बता रहे कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा ही मुस्लिम राष्ट्रवाद की वकालत की गई थी। आपको पता है ना कि पहले के टाइम पे स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग था, उसने मुस्लिम संगठन बनाया और उसके द्वारा जो अलग से मुस्लिम राष्ट्रवाद की वकालत की गई थी, हमें अलग से एक राष्ट्र चाहिए। और बता रहे हैं कि इसके आधारित पे ही जो मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा मिला और आज तक वह कार्य में है। और बोल रहे इसलिए इस्लामी धर्म के सिद्धांत मूल्य का प्रमुख हाथ है। बोल रहे कि जो अलग से राष्ट्र की बात की और जो मुस्लिम संप्रदाय बना, इसमें इस्लाम धर्म का मुख्य हाथ है। आगे देखिए बोले इसमें बता रहे कि भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय मुस्लिम तथा अन्य मुस्लिम संगठनों का भरपूर समर्थन किया ताकि मुसलमान राष्ट्रवाद का परचम दुनिया भर में लहरा सके। बोले भारत में जो सांप्रदायिकता की पहचान धार्मिक, संस्कृति या फिर भावनाओं पर निर्भर करता है। बोले इसमें राष्ट्र राज्य में क्या होता है कि बोले वो समूह विशेष समूह होता है या फिर उसकी अलग से धार्मिक भावनाएं होती है जिसके कारण वह एक दूसरे से अलग होते हुए सांप्रदायिकता मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता है। बोले भाषाई विभिन्नता और क्षेत्रीय विषमता होते हुए भी यह भारत भौगोलिक एकता को कायम रखने के लिए यह ज़रूरी है कि सभी जो धर्म होते हैं उनके बीच सामंजस्य बना रहे, बातचीत बनती रहे। और क्या है, लेकिन भारत में कभी कभी क्या होता है कि संप्रदाय के कुछ लोग समय समय पर अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने हितों के लिए आंदोलन करते हैं। बोल रहे कि हमारे देश में इतनी वो है, विषमता है, विभिन्नता है, परंतु उसके बाद भी हम एक भौगोलिक रूप से हम एक साथ रह सकें। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो अपने कुछ समुदाय होते हैं जो अपने समुदाय को ऊंचा दिखाने के लिए वो आंदोलन करने लग जाते हैं। आगे देखिए बोले भारत में एकीकरण और अखंडता के लिए जो संप्रदाय की जो विचारधारा उसको नुकसानदायक समझा जाता है, क्योंकि अगर आपको अपने देश की अखंडता या एकीकरण बनाए रखना है तो उसमें सांप्रदायिकता जो होती है वो सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये देश को अलग थलग कर देती है, उसको तोड़ के रख देती है, विखंडन कर देती है। आगे देखिए बुरे इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संप्रदाय होती है समान धर्म व संस्कृति के लोगों में विश्वास करती है। बोरे क्या कहते हैं, संस्कृति के एक पहलू मात्र ही और अपने कौम और अपने संस्कृति के हितों के संगठन होना। इसमें बताया जा रहा है कि वो खाली अपने कौम, संस्कृति इन सब के हितों के लिए संगठित हो जाते हैं, इसे कोई संप्रदाय कहते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले संप्रदाय को आगे ले जाने के लिए सभी धर्म इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि धर्म ने इसे महत्वपूर्ण तत्व निभाया है, क्योंकि धर्म जो होता है वो इसको महत्वपूर्ण मानता है और इसीलिए जो संप्रदाय का है इसको सभी धर्म के लोगों ने आगे बढ़ाया है। और सांप्रदायिकता को बढ़ाने में हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म निम्नलिखित सब जिम्मेदार हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म। देखिए इस वाले में क्या बता रहे हैं, हिंदू धर्म में बोले 19वीं शताब्दी के पूर्ण जागरण आंदोलन ने हिंदू सांप्रदायिकता को और अधिकार प्रदान किए। जैसे कि बोले आंदोलन के मुख्य बिंदु थे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना, हिंदी को प्रधानता देना और धर्म संतरण पर रोक लगाना, जो धर्म चेंज करते हैं उस पर रोक लगाना। बोले कि हिंदू सांप्रदायिकतावाद को भारत में स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पहले हिंदू महासभा और स्वतंत्रता के बाद RS विश्व हिंदू
परिषद और बजरंग दल, हिंदू विहीन असंगठित द्वारा बढ़ावा दिया गया। मतलब ये संगठन के नाम बता रहे जिसने हिंदुओं को बढ़ावा दिया। बोले इन संगठनों का आधार क्या था आंदोलन का, कि एक हिंदू राज्य होगा, जो धारा 370 उसकी समाप्ति होगी, अयोध्या, काजी, मथुरा पर हिंदुओं का अधिकार होगा, समान नागरिक संहिता होगी, श्री राम सेतु आदि मुद्दों को बनाकर हिंदू को संगठित करने का कार्य किया। बोले भारत में जो हिंदू संप्रदाय का केंद्र हमेशा RSS की विचारधारा रही है। बोले इसमें हमेशा धार्मिक पठों तथा संतों का भी समर्थन मिला है। बोले आज शिक्षा के माध्यम से बालकों में हिंदू संस्कृति भरने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस्लामी धर्म पार व सांप्रदायिकता। बोले जो 20वीं शताब्दी में मुस्लिम संप्रदाय अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण पनपा। बोले उससे पहले जो मुस्लिम राज्य था नहीं, और जो मुस्लिम थे उनको अलग से राष्ट्रीय भी नहीं चाहता, परंतु जो अंग्रेज़ थे उसने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिसके कारण मुस्लिम जो संप्रदाय है वो पनपा। बोले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने और गंभीर बनाया। बोले जो कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जिससे कि सांप्रदायिकता जो है इनों की लिंग है इसको और गंभीर बनाया। बोले जो मुस्लिम संप्रदाय था उन्होंने एक अलग से अपने राज्य की मांग की, और जो उर्दू है उसको भारत की राष्ट्रीय भाषा मानी जाए इसकी मांग की, और पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, और बोले अनेक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा। बोले मुसलमानों में अशिक्षितता थी जिसके कारण उसमें धार्मिक कट्टर ज़्यादा पाए गए। वो अशिक्षित थे जिसके कारण धार्मिक कट्टरवादी जो होते हैं वो उसमें ज़्यादा थे। बोले कि भारत में अनेक ऐसे राजनीतिक दल थे जो मुस्लिम वोट बैंक के खातिर उनको एक अलग पहचान देने का प्रयास कर रहे थे। मतलब कि वो कह रहे थे कि आपको एक अलग से पहचान मिलेगी। भारत में भी ऐसे कुछ मतलब की पार्टियां थी जो बोलती थी आपको अलग पहचान मिलेगी, अलग पहचान आपको चाहिए, ये वो उनका वोट बैंक चाहते थे, इसलिए ऐसे सब कहते थे। और बोले इसलिए वह भारतीय संस्कृति से भी बचते रहे, और बोले इसलिए भारत में मुसलमानों के लिए अलग से सरकारी कार्यक्रम भी चलाया जाता था। और बोले जिसके कारण कि जो भारत है उसका जो आधार है उस पर खतरा बनता जा रहा था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईसाई धर्म व सांप्रदायिकता। बोले कि औपनिवेशिक काल चला था उसमें ईसाइयों के धर्म का प्रचार करने के लिए जो ईसाई मशीनरियों को भेजा गया कि ईसाइयों का प्रचार करें और बाकी लोग इस धर्म को अपनाएं। बोले यही उनके अंदर सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। बोले इसी के कारण सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। बोले भारत के गरीब लोगों व वंचितों को शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा आदि का लालच देकर उनको हिंदू व मुस्लिम परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जाता था। बोले इसी के विरोध में जो धर्म सुधारक कार्यक्रम है कि धर्म जो परिवर्तन करते हैं वो चलाया गया था ताकि जो ईसाइयों को पूर्ण हिंदू बनाया जा सके। मैंने आपको हिंदू वाले में बताया था ना कि वो धर्म सुधारक को जो चलाया गया था कि वो हिंदू अपने धर्म को इधर उधर ना आ जाएं किसी और के धर्म में, वो इसलिए ताकि वो वापस से जो ईसाई बने हैं वो वापस से हिंदू वापस बन जाए। और इसी के कारण दोनों संप्रदायों में भारत में तनाव बढ़ा और संप्रदाय का उदय भी हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिख धर्म और सांप्रदायिकता। बोले 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के निरंतरता में 20वीं शताब्दी के सिखों में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। बोले 20वीं शताब्दी में सिखों का सांप्रदायिक का उदय हुआ। बोले शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी जैसे संस्थाओं के आपसी टकराव के कारण भी हुआ। पर अकालियों ने अलग सिख राज्य की मांग कर इसे और मजबूत बनाने में सहायता की। आपको पता है सिखों ने अपने एक अलग राज्य की, पहले तो एक देश की मांग की थी उन्होंने, फिर वो मानी नहीं गई तो उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की। और जबकि क्या हुआ कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को सिखों की कानूनी संस्था के रूप में मान्यता देकर अकालियों के विरुद्ध तैयार किया। बोले कि उनको क्या कहते हैं, जो गुरुद्वारा जो कमेटी होती है उसमें सिखों की संस्था को मान्यता दे दे, जिसके द्वारा अकाली दल विरुद्ध में तैयार किया जा रहा था। तो अब निष्कर्ष में क्या बता रहे हैं, बोले भारत के अंदर जितने भी सांप्रदायिकता धर्म हैं उनके बीच में उनके मतलब कि बीज अलग अलग मात्रा में विद्यमान हुए, मतलब कि अलग अलग तरीके से उनके बीज बोए गए सांप्रदायिकता के। आगे बता रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन हो गया, आपका मुस्लिम सिख हो गया,
उसके द्वारा हितों को लेकर अलग अलग मांग के रूप में समय समय पर इनों रूप में सामने आए, मतलब कि अलग अलग मांग के रूप में समय समय पर सामने आए। पूरे भारत में अभी भी क्या है, सांप्रदायिकता पर काबू पाने के लिए संवैधानिक प्रबंधों के होते हुए भी राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए। बोले हमारे संविधान में तो सांप्रदायिकता के ऊपर बहुत सारे नियम कानून बने गए हैं, परंतु क्या है कि जो हमारे राजनीतिक है उसके ऊपर अभी भी काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि राजनीतिक में आपको पता है क्या होता है कि ये धर्म को लेकर लड़ते हैं झगड़ते हैं, वही सब चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण। तो इसको पढ़ते हैं अब हम। देखिए इसमें बता रहे कि महिला प्रत्येक समाज में, बोले जो महिला है उसकी जो प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण अंग है और उसकी जो संख्या है वो पुरुषों के समान ही होती है। बोले कि भारतीय समाज में जो स्त्री की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रही है। हिंदू समाज में अधिक आदर और सम्मान प्राप्त था। हिंदू समाज में जो स्त्रियां, पुरुष के अभाव में स्त्री और स्त्रियों के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना जाता था, मतलब कि पूरा नहीं माना जाता था, दोनों को सेम दर्जा दिया जाता था। बोले इसी कारण से हिंदू समाज में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था। बोले धीरे धीरे समृद्धि काल आया जिसमें धर्मशास्त्रियों के इसके अधिकार छीनते गए, मतलब कि जो धर्मशास्त्र काल आया जब उसमें क्या हुआ कि स्त्रियों के जो अधिकार छीनते गए और जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को स्थिति जो है वो गिरती गई, गिरावट आती गई। बोले महिलाओं को निर्बल माना गया और परतंत्र माना गया। बोले जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में चेतना आने लगी। बोले राजनेता और सुधारकों का ध्यान स्त्री की स्थितियों पे गया और उसको सुधारने के लिए गया। बोले ये पिछले कुछ वर्षों में स्त्री की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ। बोले जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, अपराध होते हैं, ये आज के युग की घटना नहीं है, प्राचीन में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। बोलिए जैसे कि भारत में महाभारत में क्या था, युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दाव पे लगा दिया था और जो दुर्योधन था उसने भरी सभा में जो द्रौपदी था उसका चीरहरण किया था। बोले रामायण काल में भी रामायण ने सीता का अपहरण किया था और विधवाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। बोले तथा बहुत से प्रकार के कष्ट उत्पीड़नता दी जाती रहे हैं। बोले इसी प्रकार से संसार में अधिकांश समाज पुरुष प्रधान होने के कारण समय समय पर महिलाओं ने अपने शोषण एवं उत्पीड़नता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। बोले समान अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, तलाक के अधिकार और मताधिकार और प्रधान प्रथा का विरोध, शिक्षा तथा अधिकार तथा मांग को लेकर आंदोलन चलाए हैं। बता रहे कि इन सब चीज़ों के ऊपर आंदोलन चलाए महिलाओं ने, अपने अधिकार को लेके, शिक्षा को लेके, मताधिकार प्रथा को लेके, प्रथा को लेके, जो प्रथा होती थी इन सब को लेके। बुरे 7वें दशक के प्रारंभ में बीमेल लिब का आंदोलन संसार का सबसे प्रसिद्ध महिला आंदोलन माना गया। नारी आंदोलन समाज में पुरुषवादी व्यवस्था के खिलाफ उत्पन्न एक असंतोष है। पूरा महिला आंदोलन केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाए ये आवश्यक नहीं है, यह महिलाओं के उत्थान के लिए पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। बुरे नारी के उत्थान के लिए पुरुषों द्वारा आंदोलन के उदाहरण भारत में तथा विश्व समुदाय में सबसे अधिक भेदभाव का शिकार रही हैं। बुरे महिलाओं को पुरुष समाज में अधिक उत्पीड़ित भी किया गया है। महिलाओं को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है तथा उसे एक वस्तु की भांति उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पर वर्तमान समाज में महिलाओं के गर्भ में ही पुत्रियों को मार दिया जाता है। यह समाज में प्रत्य सत्तावादी जो होते हैं समाज में, इसलिए पुत्रों को अधिक तथा लड़कियों को कम प्यार और अधिकार मिलता है। पर प्राचीन काल से ही महिला को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। बुरे इसलिए महिलाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। इसका कारण आंदोलन प्रारंभ हो गया है जो आज भी जारी है। बुरे इसलिए भारत में भी बहुत से आंदोलन हो रहे हैं कि जिससे कि जो महिला की जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके और जो पुरुष सामाजिक बुराई हैं उसको दूर किया जा सके। बुरे वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। बुरे महिलाएं आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, नौकरियों पे जा रही हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सही हुई है, वो राजनीतिक स्थिति में भी मतलब राजनीतिक अधिकार भी उनको मिल रहा है, सरकारी नौकरियों में भी वह अपना बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि उनकी स्थिति पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है। बुरे भारत में बहुत से ऐसे चिंतक हैं, चिंताशाली बुरे चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के लिए लड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़े हैं ताकि उनको सम्मान मिल सके, अधिकार मिल सके। जैसे कि राजा राम मोहन राय
और आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, केशव चंद्र हो गया, ये सब जो हैं ये सब लोगों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े हैं। बुरे अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं इन विद्वानों द्वारा महिलाओं की समस्या को उठाया गया। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इसमें प्रयासों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा निरोधक कानून बनाया तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के व्यवस्था अशिक्षा की समस्या को सामने लाए। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा प्रदा प्रथा को समाप्त करवाए। बता रहे जैसे कि राजा राम मोहन ने क्या किया कि जो महिलाओं की सती प्रथा था उसको हटाया, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उसने महिला को जो अशिक्षित थी उनकी समस्या को हटाया, और जो प्रदा प्रथा थी जिसमें प्रदा करते थे, जो पर्दा होता है घूंघट पल्ला जिसे बोलते हैं, उन्हों को हटाया। और इसी प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था कि अनेक प्रयास किए ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके। और बोरे 1956 में जो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम होता है, ये इन्होंने ये भी किया कि जो विधवा होती है वो वापस से शादी कर सकते हैं, उसके लिए ये सब जो मुद्दे हैं ये इन महान जो विचारक थे उन्होंने सामने लाए और इसमें बहुत से सुधार भी किए। आगे देखिए, बोले लक्ष्मीबाई द्वारा जैसे कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई की। महिलाओं से संबंधित आंदोलन सर्वप्रथम 1878 में कर्नाटक के पिंडिता रामबाई ने शुरू किया तथा धार्मिक अशुद्धता और अन्य अस्पृश्यता कुर्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेलियों के साथ लेकर प्रथम बार 1857 में नारी सेना का संगठन किया था, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं की एकजुटता के कारण अनेक सुधार हुए हैं। सरकार ने भी इन आंदोलन को देखते हुए अनेक योजनाएं को शुरू किया है। राज्य ने 1992 में एक राष्ट्रीय महिलाएं आयोग का गठन किया है जो महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करेगा। देखिए, ये सब तो थे महिलाओं के ऊपर, मैंने आपको बताया कि महिलाओं की कैसे स्थिति थी परंतु उसमें कैसे धीरे धीरे सुधार आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अगर इसको अंत तक ज़रूर देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पेपर्स वीडियो चाहिए सॉल्व जिसमें मैं आपको समझा सकूं तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको पहले किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। आपको MED की चाहिए, MED 8 की चाहिए या फिर MGP 7 की चाहिए, जो भी चाहिए आप मेरे को लिख के बता सकते हैं। और आपके जितने भी बुक्स होंगे अगर मेरे पास अवेलेबल होंगी तो मैं उसकी वीडियो पहले बना दूँगी। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।